वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी कोच। दिस इज पंकज। मैं आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ वीडियो सर्कल चैप्टर के ऊपर क्लास 10th के। हम इसमें बेसिकली कुछ बेसिक्स पॉइंट्स व्यू पॉइंट्स पढ़ेंगे सर्कल के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा 9th का कॉन्सेप्ट भी लेके चलेंगे जो हमारे बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बेसिक पॉइंट यह है सर्कल के बारे में, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, सर्कल के बारे में आप सब जानते होंगे क्या होता है। सर्कल में एक सेंटर होता है जो कि फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको हम बोल देते हैं सेंटर। एक नाम दे दिया गया इसको, सेंटर ओ। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो सेंटर ओ, अब क्या करते हैं, सेंटर से इक्वल दूरी पर मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे पॉइंटों को रखता हूँ और वो बहुत सभी पॉइंट्स इक्वल दूरी पर रखे हुए हैं सेंटर से। सभी पॉइंट्स इक्वल दूरी पर रखे हुए सेंटर से। तो जब मैं बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को इस सेंटर से, इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रख देता हूँ और इक्वल डिस्टेंस के बाद जो ये पाथ बन के आता है, ये लोकस बन के आता है, दैट लोकस इज कॉल्ड एज सर्कल। ठीक है, दैट लोकस इज कॉल्ड एज सर्कल। इसमें लोकस जो होता है ये क्या कहलाता है? सर्कल होता है। कुछ बेसिक पॉइंट्स है इसके अंदर। पहला पॉइंट है सेंटर। ठीक है, जो सेंटर क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल कमजोर है, जिनको बिल्कुल भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बिल्कुल बेसिक से ले जाएंगे और एडवांस तक ले जाएंगे, बेसिक से उठा के एडवांस तक ले जाएंगे। सेंटर के बाद पता चल गया फिक्स्ड पॉइंट है। सेंटर के बाद होता है ये फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस। तो इस फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम एक नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, क्या बोल देते हैं? रेडियस। रेडियस के बाद ये जो फिक्स डिस्टेंस है क्या मेरा? रेडियस। ये हमारा क्या है? रेडियस। ठीक है, इसके बाद जो ये लोकस बना, जो ये पाथ बना, इस पाथ को बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का सी से डिनोट करते हैं। बेसिकली बाउंड्री बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? बाउंड्री। क्या बोलेंगे? बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और एक बेसिक पॉइंट और है, सर्कल में डायमीटर होता है। डायमीटर कहने का मतलब है कि यदि मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करूँ तो ये हमारा क्या होता है? डायमीटर। एक ऐसी कोड, बेसिकली अभी हम कोड के बारे में पढ़ेंगे। डायमीटर कहलाता है। ये ए बी क्या मेरा? हमारा डायमीटर। कुछ बच्चे ऐसा माइंड में सेट कर लेते हैं कि सिर्फ ए बी ही डायमीटर है। ये डायमीटर नहीं है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। जितने भी चीज़ें सब क्या है? डायमीटर है। डायमीटर। ठीक है, अब कुछ बेसिक पॉइंट्स और पढ़ेंगे सर्कल में। पहले पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे टेंजेंट्स, कुछ पॉइंट होंगे कोड, कुछ होंगे सीकेंट, कुछ कोड हम इसमें पढ़ेंगे। देखो क्या सर्कल है। ठीक है, सर्कल पर कितने पॉइंट्स है बताओ? कितने पॉइंटों से ये सर्कल बना? तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब ये इनफाइनाइट पॉइंट्स, अब ये इनफाइनाइट जो पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट से एक लाइन पास कर देता हूँ मैं। एक पॉइंट से एक लाइन पास करता हूँ, दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट। ये क्या कहलाती है? हमारी टेंजेंट कहलाती है। देखो रीजन क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं हमें तो आता है, हमें तो एडवांस बताइए, क्वेश्चन करवाइए। देखो क्वेश्चन जब भी आ सकते हैं जब आपको उसका बेसिक पता हो, अदरवाइज आप क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। जिसको बोलते हैं ना, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है जब एक लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास होकर जाए तो वो टेंजेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, ये हो गया टेंजेंट। कोड की सीकेंट क्या होता है? एक लाइन जो सर्कल को काट के जाए, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। देखो अब तक मैं लाइन बोल रहा हूँ, नोट लाइन सेगमेंट। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक लाइन होता है, एक होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है। इस एरो का मतलब होता है एक्सटेंड, 5th क्लास के अंदर हमें बताया गया। और लाइन सेगमेंट होती है ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। लाइन सेगमेंट की लेंथ, लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है। तो ये सीकेंट जब सर्कल को दो पॉइंट पे काटता है, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज कोड। दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज कोड। क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज कोड। बेसिकली हम बोल सकते हैं कोड क्या है? कोड दो सर्कल के ऊपर दो पॉइंटों को यदि मैं ज्वाइन करवा देता हूँ, दो पॉइंटों को सर्कल पे यदि ज्वाइन करवा देता हूँ तो मेरी क्या कहलाती है? वो कोड कहलाती है। क्या कहलाती है? कोड। अब स्टूडेंट ने बोला भैया इनफाइनाइट कोड्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है ऑन द सर्कल पर। इनफाइनाइट पॉइंट्स क्यों? सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट्स बना, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स में ज्वाइन भी करवाएंगे तो इनफाइनाइट टेंजेंट बनेगी या इनफाइनाइट कोड बनेगी। टेंजेंट भी तो इनफाइनाइट बनेगी और इनफाइनाइट कोड बनेगी, क्योंकि टेंजेंट एक पॉइंट से पास हो रहा है और कोड भी इनफाइनाइट होगी। तो हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट कोड्स होगी। इनफाइनाइट का मतलब होता है मैनी कोड्स, मैनी बहुत, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा। तो इनफाइनाइट कोड होगी और ये क्या होगी? ये इनफाइनाइट होगी और ये भी इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट। ये सारी बेसिक बातें आप इसको लिख लो, साथ साथ अपनी नोटबुक लेके चलो, साथ साथ लिखते चलो क्या क्या चीज़ पता चल रहा है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ करके चीज़ों को
समझ सकते हो। आपको सारी चीजें लेनी पड़ेगी। यदि आपकी नाइन्थ अच्छी नहीं गई, आपको नाइन्थ का कॉन्सेप्ट डाउट है, तो मैं नाइन्थ भी समझाऊंगा। अभी थोड़ा बहुत सब कुछ मिक्स चल रहा था। आपको सेंटर के बारे में जान लिया, अपने सेंटर फैंस के बारे में जान लिया, अपने कोड टेंजेंट के बारे में जान लिया। ठीक है, अब मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, इस चैप्टर के अंदर हमें ना कुछ बेसिक बातें और करनी पड़ेगी, जैसे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का सही होता है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बिल्कुल आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम। आइडेंटिकल मतलब सेम। तो जहां तक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी। सपोज करो एक ट्रायंगल, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि जिस बच्चों को नहीं पता नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन एक भी, इसीलिए बोला मैंने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी जरूरी नहीं है ट्रायंगल यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर हो सकते हैं, रोम्बस रोम्बस हो सकते हैं, सर्कल सर्कल हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। अब ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में क्यों? क्योंकि हम सर्कल के अंदर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसलिए ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी, यदि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो वो किस किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? पहला क्राइटेरिया SAS से, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है A से हो सकता है। ये क्राइटेरिया अक्सर नहीं होता, ये क्राइटेरिया बच्चे के साथ लेके चलते हैं, ये क्राइटेरिया नहीं होता, बता रहा हूं। और एक क्राइटेरिया होता है ASA से, एक क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड, एक क्राइटेरिया होता है RHS और एक क्राइटेरिया होता है ASS। ठीक है, ASS क्राइटेरिया, एंगल साइड साइड। ठीक है, एंगल साइड साइड। एक क्राइटेरिया ये, एक क्राइटेरिया 2 3 4 5 क्राइटेरिया होते हैं। ये क्राइटेरिया नहीं लेते। यदि ये क्राइटेरिया कोई भी दो ट्रायंगल आपस में रखते हैं, ये क्राइटेरिया कोई भी दो एंगल आपस में रखते हैं, तो उनके बचे हुए पार्ट्स, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? अभी कुछ देर बाद जाकर के हम कहेंगे कि किसी भी दो साइड आपस में बराबर है, दो एंगल आपस में इक्वल है। वो इक्वल किस क्राइटेरिया की वजह से है? वो होता है बाई CPCT, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं कहता हूं SAS, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है। तो CPCT के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैंने बताया ये इसके इक्वल है, ये एंगल दिस एंगल के इक्वल, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सॉरी, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। एक्चुअली सिमिलरिटी भी है ना, 10th क्लास में तो मिक्स हो जाती है। तो दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके बचे हुए पार्ट भी इक्वल होंगे, जैसे कि दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, this side equals to this side due to CPCT, this angle equals to this angle due to CPCT and this angle equals to this angle due to CPCT। अक्सर अभी देखता हूँ, मैं बताऊंगा आपको, हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये चीज बच्चों को करवाने बैठते हैं ना, तो उनको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में नहीं पता होता। अब देखो क्या है कि मैथमेटिक्स वाला टीचर यदि सब कुछ ट्रिक से बता दे तुम्हें, ट्रिक उसे ही आ सकती है जिसको बेसिक आता हो। ट्रिक कुछ नहीं होती, बेसिक ही ट्रिक होती है। बेसिक पे जब हम कमांड बना लेते हैं तो ट्रिक बन जाती है, ठीक है। सो मेरे कहने का मीन यही है आपसे कि आप ज़्यादा ट्रिक पे काम ना करें, आप अपने बेसिक पे काम करें। अभी है दिन आपके पास एग्जाम के लिए, आप चीज़ों को पकड़ें, चीज़ों को पकड़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल वाइज पकड़ेंगे, एग्जाम में कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हो। यदि मैंने सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया और वो टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, तो आप ये कहते हो कि हमें पेपर में कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आपको बेसिक आता है तो उसको आप समझना, आप अपना कॉन्सेप्ट लगाना, आप कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आंसर आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट से CPCT से ये वाले पार्ट इसके इक्वल। अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे कैसे काम होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे कुछ और बेसिक्स पॉइंट्स। कुछ 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ के चलते हैं। सर्कल है, सर्कल के अंदर कोड है कोई, क्या है? कोड। अब स्टूडेंट के माइंड सेट में ये रहता है कि हमेशा कोड ऐसे ही बनते हैं, ये रहता है माइंड सेट में, क्योंकि हम बनाते ही ऐसे है कि ऐसी तरफ कोड ये भी है बच्चा, ऐसा भी हो सकती है कोड, कोड ये भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है? सेंटर। ये क्या है? सेंटर। सर्कल का सेंटर क्या है? O। सर्कल का सेंटर क्या है? O। अब मैंने क्या करा? सर्कल के सेंटर से इस कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो ये पॉइंट होता है ना, ये मिड पॉइंट होता है, परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करता है। ये 9th क्लास में प्रूफ है। अभी 2 मिनट 40 सेकंड लगते हैं, बता देता हूं कैसे। ऐसे ही यदि इस पर परपेंडिकुलर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये भी इसको बाइसेक्ट करता है, और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये भी इसको बाइसेक्ट करता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा था। ये कैसे हुआ? जब यदि मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो दिस इज अ रेडियस। कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते क्यों ज्वाइन करना पड़ रहा है। अरे ये जो A पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, और सर्कल से सेंटर के बीच में इसकी दूरी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, दैट इज रेडियस। एंड B आल्सो लाइज इन द सर्कल, और इसके बीच की दूरी भी क्या आपस में इक्वल। तो ये क्या है? ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रायंगल बताया था आपको, 2 ट्रायंगल। अब बच्चे ने कहा कि ये हमें इसके इक्वल लाना है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि किसी भी 2 साइड को इक्वल लाना है, कभी भी साइड्स इक्वल लानी हो और कभी भी एंगल्स इक्वल लाने हो।
एंगल्स और साइड दोनों इक्वल लानी हो तो भैया दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने ही पड़ेंगे, और वो कॉन्ग्रुएंट करने के तरीके के क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ अभी बहुत सारे। सीपीसीटी से ये दोनों ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग साइड्स और कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल आ जाएंगे। सो मैंने बोला कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल बिकॉज ऑफ द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल या रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। दिस इज कॉमन, बिल्कुल कॉमन है, एंड दिस इज एंगल 90 डिग्री। सो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि RHS राइट हैंड साइड लगता है, नहीं, RHS राइट हैंड साइड नहीं है। इसमें क्या है कि RHS है, इसमें राइट एंगल है, ठीक है, हाइपोटेनस है, बिल्कुल ये रहा, और साइड है। कुछ बच्चों को हाइपोटेनस के बारे में नहीं पता होता। 90 डिग्री के पॉइंटेड की डायरेक्शन हाइपोटेनस होती है, याद रखना, ठीक है। कभी भी ऐसे बनाए हम और ये 90 डिग्री है तो ये क्या है मेरा हाइपोटेनस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये वाली ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये 90 आर हो गया, ये हाइपोटेनस आपस में इक्वल हो गए, और ये साइड RHS कॉमन साइड, ये क्या साइड है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। समझ, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी क्या बोलती थी कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इसीलिए वो कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी पड़ती है। आगे ना कॉन्सेप्ट, ये वाला एंगल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है, और ऐसे ही ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। तो ये हमें पढ़ना पड़ता है, इसको आप लिखो, बहुत जरूरी है। 9th और 10th का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है दोनों। सिर्फ 10th में ये नहीं कि सिर्फ 9th नहीं आएगा, 9th भी आएगा, वो चिपके आएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। यदि आपने 9th को अच्छी तरह एक्सप्लोर किया है, यदि नहीं किया तो आप सही पोजीशन, सही जगह पे आए हो, सही चैनल पे आए हो। आपको मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो एजुकेशन है, कोई हलवा तो है नहीं, कोई कार्टून तो है नहीं, 3 घंटे की क्लास है, 3 घंटे में मूवी खत्म। ये मूवी नहीं है भैया, समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मूवी में समझना नहीं पड़ता, देखना पड़ता है सिर्फ, इसमें आपको समझना पड़ेगा, देन लिखना पड़ेगा जब चीजें आएगी। यदि ऐसा होता तो सभी वीडियो देख करके कॉपी पेन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो लिखना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, इसको लिखना। ये पॉइंट आ गया, फर्स्ट पॉइंट तो मैं यहाँ पर लिखते चलता हूँ। पहला पॉइंट की टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये सॉरी कोड ड्रॉ करा, कोड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। और एक चीज और सुनना ध्यान से, ऐसे बाइसेक्टर होता है, ऐसे ही हम पढ़ते हैं टेंजेंट के बारे में। देखो टेंजेंट बनाई मैंने किसी एक पॉइंट पर, टेंजेंट ड्रॉ करी, और टेंजेंट ड्रॉ करने से ये पॉइंट आ गया मेरे पास, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या था, पॉइंट ऑफ, ये क्या था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये होता है हमारा सेंटर, सेंटर रेडियस और इस सेंटर को और इस पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये इस पर परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम 10.1 हमें कहती है कि यदि मैं किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है किस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। ये स्टेटमेंट ये कहती है टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ध्यान सुनना, एक एक चीज, टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट द सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस द सर्कल। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और ये रेडियस इस पर परपेंडिकुलर होता है, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ रेडियस इस पर परपेंडिकुलर होता है, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ रेडियस इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होएगा ही होएगा। ये कहती है हमारी थ्योरम 10.1, ठीक है। अब 10.2 क्या कहती है उसके बारे में समझिए, एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे, बहुत आसान है। देखो मैं समझा देता हूँ एक्सप्लेनेशन क्या चीज़ है, बिल्कुल आराम से ध्यान सुनना। सपोज करो, ध्यान से सुनना, क्या ये लाइन है, बिल्कुल, क्या इन लाइन, ये लाइन कैसे बनी, बहुत सारे पॉइंटों से। तो मैं मान लेता हूँ इसके ऊपर क्या, बहुत सारे पॉइंट, मैं लाइन मान लेता हूँ A और B एक लाइन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं P और इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, और मैंने इस Q और P, O और Q पॉइंट को ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन करवाने के बाद ये पॉइंट आ गया P, ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, P पॉइंट आ गया ना पॉइंट P। जब ये पॉइंट P हमारे पास आ गया, सॉरी R मान लो इसको, P ऑलरेडी हमारे पास है तो पॉइंट R आ गया। जब मैंने O Q को ज्वाइन करवाया तो सर्कल को टच करता R है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब मैं सेंटर को, इस सेंटर को सभी पॉइंट्सों से ज्वाइन करवाऊंगा इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, इस लाइन सेगमेंट या इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंटों को सेंटर से ज्वाइन करवाऊंगा, तो उन ऐसे 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 ऐसे, ध्यान सुनना, तो उनमें सबसे शॉर्टर साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, उनमें सबसे शॉर्टर साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर। बच्चा नहीं समझा, अरे वापस समझाइए क्या मतलब है, क्या समझा रहे हो। मैं कहने का मतलब यह है कि यदि मैं इनको सबको ज्वाइन करूं तो इनमें से सबसे छोटी जो लेंथ होगी, सबसे छोटी जो लाइन सेगमेंट होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। तो स्टूडेंट ने बोला कैसे, वो छोटी की होगी और सब परपेंडिकुलर की होंगी। सपोज करो कि देखिए ध्यान से सुनना कि OP हम जानते हैं, OP परपेंडिकुलर, हम इसको रब कर देता हूँ, ठीक है।
OP is perpendicular, OP is perpendicular to the AB. What is my point? बिल्कुल, ये हमें प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक है, अब ध्यान सुनना, OP परपेंडिकुलर है AB पर। अब बताना ध्यान से, क्या OP बराबर है OR के? क्या ये और ये इक्वल है इसके इक्वल? क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। बिल्कुल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब फर्दर मूव करते हैं। क्या बताओ, OQ इक्वल है OR प्लस RQ के? बिल्कुल, जो OQ है वो ये समथिंग प्लस ये। अब हम ये जानते हैं कि जो OR है वो छोटा है OQ के। बिल्कुल, क्या ये छोटा नहीं है इससे? और ऐसे ही इस बात को मैं ऐसे बोलूं कि जो OR है वो इससे छोटा है, तो OR किसके इक्वल? OP के। OP भी छोटा है OR के। ओके, सो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि जितनी भी ये लाइन सेगमेंट होगी ये ऑलवेज बड़ी होगी। OQ, OS मान लो इसको, OT मान लो, ये सब क्या होगी? इससे बड़ी होगी, OP से बड़ी होगी, और OP सबसे छोटी होगी। अच्छा, सो सबसे छोटी साइड होती है वो उस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। देखो ना कुछ यहाँ पर एंगल है, कुछ ना कुछ एंगल है। जब ये इसके करीब होता चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा। यहाँ से प्रूफ हो गया ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो बस ये चीज आपकी बुक में भी सॉल्यूशन है। अब बुक से एज इट इज पढ़ा दूं तो फायदा क्या? अब समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.2 बड़ी प्यारी थ्योरम है, जरूरी है बताना भी, ये भी बहुत जरूरी है। थ्योरम 10.2 क्या बोलते हैं कि ये सर्कल बनाया मैंने, कोई भी सर्कल बनाया, सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, मैं इसको P पॉइंट नाम दे दूं, इस P पॉइंट से इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक है, और सेम पॉइंट से सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेगा। तो जो टेंजेंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको मान लेते B, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते A। क्या मान लेते? B और A। ठीक, और ये हमने ले लिया सेंटर। तो बोला ये गया कि यदि मैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं सर्कल के ऊपर, तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। ये प्रूफ करना है कि PA इक्वल है PB के। क्या बोला मैंने? दोबारा से बोलता हूँ, ये थ्योरम ये बोलती है कि यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ऑन द सर्कल के ऊपर, तो जो टेंजेंट की तो लेंथ होगी ना वो आपस में इक्वल होगी। हमेशा स्टूडेंट के माइंड में ये सेट रहता है, ये कभी सेट नहीं रहता। ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है, बहुत सारी जगह ये भी होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट है कि यदि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से बाहरी पॉइंट से यदि सर्कल के ऊपर टेंजेंट लगाई जाए, टेंजेंट बनाई जाए, तो टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये डिस्टेंस इसके लिए तो प्रूव करना है। अब पता चलेगा कॉन्ग्रुएंसी आप कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ध्यान से सुनना, इक्वल होती है। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है ये टेंजेंट है। तो हमें गिवन क्या क्या है? गिवन ये है कि, ठीक है, गिवन ये है कि सर्कल ले लिया हमने। ठीक है, इसका सेंटर क्या हो? हुज सेंटर ओ। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट P इज ए एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉ अ सर्कल। हमने क्या करा? ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट PB एंड PA टू द सर्कल। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जो PA है, PA इक्वल है PB के। ठीक है, और हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? ध्यान से सुनना, एक एक चीज है। कंस्ट्रक्शन क्या है? माइंड में कैसे आया कि कैसे प्रूव करेगी, इसके बराबर प्रूफ करना है। एक स्टूडेंट ने बोला यदि ऐसा लग रहा है कि कुछ दो साइड आपस में इक्वल प्रूफ करनी है, कभी भी साइड इक्वल प्रूफ करनी है, तो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, तभी साइड आएगी। तो स्टूडेंट ने बोला कि भैया साइड भी अलग अलग ट्राइंगल की होनी चाहिए। तो उसने क्या करा, यहाँ से इसको ज्वाइन करवा दिया। तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ज्वाइन करवा दिया OP को। ठीक है, अब मेरे पास ट्राइंगल तो बने नहीं, तो ट्राइंगल बने तो मैंने इसको इससे ज्वाइन करवा दिया, OA को ज्वाइन करवा दिया, तो OA को ज्वाइन करवा दिया और OB को ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन करवाने के बाद हमारे पास एक ट्राइंगल ये मिल रहा है और एक ट्राइंगल ये मिल रहा है। PAO PBO, दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, और दोनों ट्राइंगल की दोनों साइड आपस में इक्वल निकालनी है। इक्वल निकालनी, इसका मतलब पता चल गया ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। ये हमें प्रूफ करना है, ये लाना है, ये इक्वल है ना, ये हमें इसकी इक्वल प्रूफ करना है। तो आ गया ना वही कॉन्ग्रुएंसी वाला। तो हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं थ्योरम 10.1 की, ये सर्कल के
थ्योरम 10.1, यदि सर्कल के अंदर यदि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर होता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर होता है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यही है ना, सेंटर से ओ बी परपेंडिकुलर है किस पर, पी बी पर, तो ये भी 90 डिग्री हो गया है ना। और ऐसे ही ये भी 90 डिग्री है। कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे इस बात को, इसको ऐसे समझो, ये टेंजेंट है, ये क्या है, ये भी क्या आ गया 90 डिग्री हो गया, तो ये भी क्या आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का सबको पता है, ऐसे डिनोट करते हैं ट्रायंगल में ऐसे, ठीक, 90 डिग्री होगा। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, प्रूफ जब करते हो तो प्रूफ में मेंशन करना पड़ता है। प्रूफ में मेंशन ये करना पड़ेगा कि जो ये जो ओ है वो परपेंडिकुलर किसके, तो लिखना पड़ेगा सिंस टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट द सर्कल, इसको मैं रब करता हूँ, एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर कैसा नहीं होता है, परपेंडिकुलर लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस इतना लिख दो, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना चाहिए, लिख दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लिखिए। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद ये सारी कहानी आपको लिखनी है, ये कहानी हमने लिख ली सिंस, ठीक। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए इज परपेंडिकुलर है इस पर पी ए पर, ठीक है, पी ए पर, एंड ओ बी भी परपेंडिकुलर है पी बी पर। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ओ ए पी बराबर है एंगल ओ बी पी इज 90 डिग्री। ओके, ये दो कहानी अपने पास आ गई है। अब सिचुएशन ये है कि काम स्पेस है, तो अब क्या करते हैं, मैं इसको रब करता हूँ। अब इसको लिखना बहुत जरूरी है, चीज़ें ऐसे ही लिखना है, एक मार्क्स नहीं कटेंगे। एक बार मैं इसको ऊपर रब करता हूँ, ये लिखने के बाद अपने पास एक पॉइंट आ गया, इसको 1 इक्वेशन दे दो, फर्स्ट इक्वेशन दे दो। अब हमें क्या करना है, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब ये इसके प्रूफ करना है तो हमें क्या पता, ये क्या है रेडियस, ठीक है, ये क्या है रेडियस। तो मैं क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल लेता हूँ, ये पी ले लेते हैं, पी ए ओ, ये बोल सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं कि पी ए ओ ट्रायंगल लिया, ठीक है, एंड लगाया और फिर ट्रायंगल लिख दिया पी बी ओ, ठीक है, एंगल नहीं ट्रायंगल पी बी ओ, तो ट्रायंगल लिया। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो ओ ए है और ओ बी है वो रेडियस है। ओ ए देखो ना, ये ओ ए और ओ बी, वो क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक ही आ गया, ठीक है। दूसरा कि देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री है। कुछ बच्चे ना इसको हाइपोटेनस समझते हैं हमेशा, अरे ये हमेशा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इंक्लिनेशन ऐसे तो ये हाइपोटेनस है, इंक्लिनेशन ऐसे तो नहीं, हाइपोटेनस ऑलवेज 90 के सामने होगा, 90 के जस्ट अपोजिट होगा, 90 के जस्ट अपोजिट होगा। तो देयर इज एन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर क्या है, देयर इज पी ओ, ये ना, ये इसके सामने वाला हाइपोटेनस, तो पी ओ और इसके सामने वाला हाइपोटेनस पी ओ, दोनों कॉमन है, ऊपर हाइपोटेनस है, तो बिल्कुल कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। थर्ड पॉइंट याद रखना, क्या ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो लिखेंगे यार फ्रॉम इक्वेशन एंगल यार ओ ए पी ना, ओ ए पी इक्वल है एंगल ओ बी पी के। यदि ये चीज़ आपको क्लियर है तो बताओ। इसलिए मैंने कॉन्ग्रुएंसी आपके बारे में आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, और कॉन्ग्रुएंट लिख देना यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ये सारी लिखने के बाद अपने लिखना ट्रायंगल बी ए ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी पी ओ के, वो तो आसान हो गया ना, बी पी ओ। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो किस क्राइटेरिया से, आर एच एस, स्टूडेंट कहना कैसे, देखो हाइपोटेनस है दोनों में, हाँ कॉमन हाइपोटेनस है, साइड है ट्रायंगल की, हाँ बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, और राइट एंगल है, बिल्कुल राइट एंगल है, तो ये क्या आर एच एस रूल या क्राइटेरिया, एच एस रूल बोल सकते हैं। इससे हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर देयरफॉर, यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर, आपको पता होगा कि ये ऑर्डर्ड, मतलब ऑर्डर्ड में है, हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली साइड पी ए इक्वल है पी बी के, पी ए इक्वल है पी बी के, हाँ ये लिख देना बाई सी पी सी टी, कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब है कि दो ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स, बच्चों के पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बच्चों के पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। कुछ बेसिक बातें और इसमें मैं ऐड करते चलूँगा, ये तो हमें पता ही है कि हमें प्रूफ करना है, कि प्रूफ हो गया ना पी ए इक्वल है पी बी के। तो कभी भी दो साइड ऐसे इक्वल करनी है तो ऐसा लगता है कि ट्रायंगल की साइड्स मिल रही है, या दो एंगल्स इक्वल करते चल ट्रायंगल्स के एंगल्स मिल रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी से बहुत इंपॉर्टेंट है अपने 10th के हिसाब से कि कॉन्ग्रुएंसी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। रब करते हैं इसको, करता हूँ, ध्यान से सुनना, पी ए बराबर पी बी के, तो कंफर्म है, इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है।
साथ साथ ये वाली साइड भी, ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होता है, और ये वाला भी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो ये कन्फर्म हो गया कि जो PO है वो एक एंगल बाइसेक्टर, देखो ना, ये वाली इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ऐसा लग रहा है कि PO एक एंगल बाइसेक्टर की तरह कर रहा है ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ P और O। ठीक है, तो बहुत काम आएगा आगे जाके कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ये थ्योरम 10.2 हमें बतला के जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ना, से जाता है। तो हमने तीन बातों के बारे में पढ़ा कि पहला एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर कोड होता है, कोड में ऐसे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको इक्वल बाइसेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा एक सर्कल होता है, सर्कल में एक टेंजेंट ड्रॉ होता है, टेंजेंट रेडियस उस पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है। और तीसरा सर्कल होता है, सर्कल में किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, कहीं भी एक्सटर्नल पॉइंट से जी टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ मैं, सॉरी ये तो टेंजेंट नहीं है, हाँ ये टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ऐसे ऐसे और ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देता है जी, टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो आपस में ये इसके इक्वल है, नहीं ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, ये अपने 2000। सो गाइस अब एग्जांपल लेते हैं इसी थ्योरम के बेस्ड पर, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट P इज, थोड़ी स्टेटमेंट मैंने चेंज कर दी है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज हो गई। तो पॉइंट P है जो 25 सेंटीमीटर है दूर, 25 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल हमने ड्रॉ करा, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करा, सर्कल के एक पॉइंट एरिया एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है, जो कि सर्कल का सेंटर क्या है O। पॉइंट P है जो 25 सेंटीमीटर दूर सेंटर से, तो ये इनके बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द लेंथ PT, एंड द लेंथ ऑफ PT ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ करे गई किस पर, सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें। एक टेंजेंट ऐसे भी हो सकती है, ये टेंजेंट जरूरी नहीं ऐसे हो, ये टेंजेंट ऐसे भी हो सकती है, ये जरूरी ना हो। तो मैं मान लेता हूँ ये टेंजेंट किसी पॉइंट पर है, T पॉइंट पर है, किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। ये बोला गया द लेंथ ऑफ द PT ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेगा, इसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इनमें से ऑप्शन रेडियस क्या, कुछ बच्चों को तो टिप पे पता हो गया क्या, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे। इस चैप्टर के अंदर फिगर बनाई नहीं जाती बच्चों से। अब ध्यान सुनो, इसको समझने के बाद तुम्हारे माइंड में ये आया कि भैया ये देखो सेंटर और टेंजेंट, सेंटर और टेंजेंट को देखते ही तुम्हारे दिमाग में गलती कॉन्सेप्ट बना हुआ, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट ये है मेरा हमारा, और ये क्या हमारा रेडियस। तो रेडियस थ्योरम 10.1। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक रेडियस बनाता हूँ, जो रेडियस इस पर परपेंडिकुलर है, दिस इज अ रेडियस, इसको मैंने नाम दे दिया रेडियस। सो मैंने लेट कर लिया कि जो OP है, PT है, सॉरी TO या OT मान लेते हैं, OT है वो क्या है, लेट OT बी आर रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, पता हो तो ये तो पता ही OP क्या है, लेट करने की इससे जरूरत में नहीं पड़ सकते। इसको बोल देते हैं OP क्या है, OT क्या है हमारा, जिसको OT ये बोल सकते हैं, लेट R बी आर रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, ऑफ सर्कल। ये तो करना पड़ेगा हमें। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लेट करके, ये मैं जानबूझ के बना रहा हूँ, ये जो जरूरी है। ये हो गया रेडियस। अब आपने देखा कि आपको क्या निकालना है, ये आपने देखा एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल की एक साइड हमें निकालनी है, बट दो साइड गिवन है। जब भी किसी भी ट्राइंगल की दो साइड गिवन हो और वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब उसका एक एंगल 90 डिग्री हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो सीधा PGT को कॉल करो। किसको, PGT को। व्हाट इज PGT को, तो बच्चे PGT के बारे में नहीं जानते। PGT इज अ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम क्या बोलते हैं, इस थ्योरम को ऐसे समझो, क्या, इस थ्योरम को ऐसे समझो, PGT। यदि मैं इसको ज्वाइन करवा दूं तो एक ट्राइंगल बन गया। ये वाला एंगल चेक करो, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाली साइड इस साइड के परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर ले लो, ये बेस ले लो, और ये ले लो इसकी हाइपोटेनस। तो तीन साइड होगी, एक परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। इसको सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूँ। PGT का भी गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे PGT में गलती करते हैं। क्या करना है, जो भी परपेंडिकुलर साइड्स है, क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर साइड्स, ये वाली नहीं, ये और ये, जो भी परपेंडिकुलर साइड्स है, इन परपेंडिकुलर साइड्स के स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम कर दो। क्या कर दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सम कर दी। ऑलवेज जो तीसरी साइड होगी, तीसरी साइड के स्क्वायर कर दो, तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल रख दो। दोबारा से दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, उनका सम कर दो, सम करने के बाद तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल रख दो। कहने का मतलब ये है कि यदि मेरे पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये दो, ये x है, ये y है और ये z है, तो क्या करना है, दोनों परपेंडिकुलर साइड्स, क्या ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, उनका क्या कर दो, सम कर दो। वो बराबर होंगे तीसरी साइड के स्क्वायर के, तीसरी साइड के स्क्वायर के। ये क्या कहलाता है हमारा PGT। यही
इससे आसान इसको नहीं समझा जा सकता। तो एक बच्चे ने बोला कि भाई ये तो राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये और ये, है ना। कुछ बच्चे इसको हाइपोटेनस ले लेते हैं। हाइपोटेनस 90 के सामने वाला होता है, ठीक है, 90 के सामने वाला, ये हाइपोटेनस हो गया। इसको आर है ये मेरा, ये क्या है मेरा, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ टी, इसको ले लेता हूँ ओ, इसको लेता हूँ पी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं और इसको बेस मान लेते हैं। पीजीटी बोलता क्या है, परपेंडिकुलर बेस लेना हो मतलब बस ये देखो जो आपस में परपेंडिकुलर्स होती है वो साइड्स पकड़ लो। तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से बोलो, ओ टी का स्क्वायर प्लस टी पी का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होता है ओ पी के स्क्वायर के, ठीक है, ओ पी के स्क्वायर के। मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। अब ओ टी इज आर का स्क्वायर प्लस टी पी इज 24 का स्क्वायर एंड ओ पी इज 25 का स्क्वायर। देखो जिसको किसी का स्क्वायर भी नहीं आता वो एक एक बच्चा कर लेगा। ध्यान सुनना, यदि कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिनका स्क्वायर करना 2 डिजिट नंबर है और उसका लास्ट डिजिट, कुछ बच्चों को तो पता है इसका 625 होता है, लेकिन कुछ का लास्ट डिजिट बोलते वंस प्लेस पर जो डिजिट होता है, यदि वो 5 है तो उसकी ट्रिक सुनो। ट्रिक कुछ नहीं थी, कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या है वो कॉन्सेप्ट, ध्यान सुनो। ट्रिक क्या है, उस 5 को पकड़ लो, उसका स्क्वायर कर दो, लिख दो 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर लिख दो, कितना हो गया 25, ठीक है। अब क्या करूँ, 2 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 3, क्या आता है 3। अब इन दोनों को क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 और 6 यहाँ लिख दो, तो 625। एक एग्जाम्पल में लेते हैं 45 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 के बाद आता है 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल बी 20। ये कॉन्सेप्ट होता है सिर्फ 5 के लिए। तो ये आ गया 625, ये हो गया 625। लेकिन आपको 20 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक पे 24 का क्या करना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ी लगता है, सब पे लगता है, सभी पर, ठीक है, सभी के लिए ये किसी पे भी लगा सकते हो। क्या करना है, इस नंबर को पकड़ो, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 लिख दो, ठीक है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, ठीक है। अब 8 इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 16, जगह छोड़ करके 16 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब क्या करो, 2 को पढ़ो, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो जगह छोड़ करके 4 यहाँ लिख दो, 2 का पकड़ो, 2 का स्क्वायर 4, 2 जगह छोड़ के 4 यहाँ लिख दो, आ गया 5 7 6 576। ये तो मुझे टिप पे भी याद है, 20 तक के आप याद रखो, लेकिन आप ऐसे करते हो तो ऐसे कर लो। एक स्टूडेंट ने बोला एक बार दोबारा से करवाइए कोई दूसरा नंबर, ठीक है। कैसे करना है, जैसे कि कहते हैं 36, ठीक है। तो 6 का क्या करना है स्क्वायर, 36 आ गया, जगह छोड़ दो, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 8, 6 3 जा 18, 3 जा 18, हाँ। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई 36, फिर 36 लिख दो यहाँ पर, और फिर उसके बाद इसको उसे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 जगह छोड़ दो। अब इसका स्क्वायर कितना होता है 9 यहाँ लिख दो, ठीक है। 9 लिखने के बाद 6 9 और 1296, ये सबसे आसान ट्रिक है किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि 14 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 196 होता है। कैसे, 4 का स्क्वायर 16, कटाकट 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 2 बार जगह छोड़ी, 1 का 1, आंसर विल बी 6, 9 और 1 196। ये कॉन्सेप्ट क्या रहता है हमारा, बेसिकली इसमें रहता है का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर इज 625 माइनस 576, ठीक है, ये होता है 49। अब आप कहोगे भैया आपने तो पढ़ रखा है, नहीं देखो आराम से, 15 में से 6 गई 9, ठीक है, 11 में से 5 गई 4 और 5 में से 5 गई 0, 490। और 490 पता है किसका होता है, कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते, इस 2 को अंडर रूट में लाते हैं यहाँ पर, बट क्यों लाते हैं इसका रीजन भी समझो। ऐसा कुछ नहीं डायरेक्ट तरीका नहीं, तो दोनों साइड करते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं या अंडर रूट कर देते हैं। अंडर रूट करने से ये इसको खा लेता है, कभी भी रूट को नहीं खाता, स्क्वायर रूट को खाता है, और आर की वैल्यू आ जाती है। ये कैसे करेंगे, आर की एक स्टूडेंट का ये तो पता नहीं, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर अंडर रूट, अब तो खा सकता है, आंसर विल बी 7 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो गया, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। इतना आसान था, लेकिन जब ये आ जाएगा तो आपको इतना टाइम लगाना नहीं है, ये समझाने में टाइम लगता है, बट ये समझाने के बाद करने में कितना आसान है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है एंड आसान है, आपको लिखना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल लिखना पड़ेगा, लिख देता हूँ। तो रेडियस ऑफ द सर्कल R इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी एक एक चीज़। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।